हेलो फ्रेंड्स, येस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेकेंड लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमने PT365 जो अपडेटेड मटेरियल आई है, अब उसका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम थर्ड लेक्चर पढ़ते हैं। उसमें जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हेल्थ, और सबसे पहला टॉपिक है उसमें रेयर डिसीज़। आई होप मुझे याद नहीं है एक्चुअली, आई डोंट रिमेंबर इट, क्योंकि मैंने शायद पढ़ाया था आपको रेयर डिसीज़ पिछली वाली PT365 में, और अगर नहीं पढ़ाया तो मैं भी पढ़ा दे रही हूँ। तो रेयर डिसीज़ जो है, उससे पहले क्यों न्यूज़ में है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी अप्रूव किया है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021 किसने अप्रूव किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ओके, तो अबाउट रेयर डिसीज़ होती क्या है, उसके बाद हम की गाइडलाइंस पढ़ते हैं, की प्रोविजंस पढ़ते हैं अपने पॉलिसी की। ठीक है, तो उससे पहले रेयर डिसीज़ होती क्या है, ये कोई यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है रेयर डिसीज़ का अपने यहाँ। ठीक है, और ना ही उसको इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, बट ब्रॉडली उसको डिफाइन किया कि वो डिसीज़ जो इनफ्रिक्वेंटली, मतलब ज़्यादा जल्दी अकर नहीं करती, ज़्यादा जल्दी पॉपुलेशन में नहीं होती, और उसके तीन इंडिकेटर्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रेयर डिसीज़ है। फॉर एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है उस डिसीज़ के साथ कितने हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पीपल्स को वो डिसीज़ है, उसका प्रेवलेंस कितना है, और अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब ट्रीटमेंट कितना अवेलेबल है और नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है रेयर डिसीज़ की इंडिया में। WHO ने क्या डिफाइन किया है कि रेयर डिसीज़ वो डिसीज़ होती है, वो लाइफ लॉन्ग डिसीज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जो 10,000 पीपल्स में से अगर बात की जाए तो 10% को होते ही हैं। ठीक है, और 1% को इन 1% इन एवरी 1,000 पीपल। ठीक है, तो मतलब 10% को 10,000 पीपल में होती ही है। डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी खुद की डेफिनेशंस है रेयर डिसीज़ की, पर इंडिया में ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इनको ऑर्फन डिसीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि इनको जो जिस ड्रग से ट्रीट किया जाता है उनको ऑर्फन ड्रग्स बोला जाता है, इसलिए इनको ऑर्फन डिसीज़ भी बोली जाती है। इंडिया में कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है कि ये ऑर्फन ड्रग्स को डेवलप करे। ठीक है, तो इंडिया में ना ही डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कोई रेयर डिसीज़ की, ना ही ऑर्फन ड्रग को डेवलप करने के लिए कोई लेजिस्लेशन बनाए। ठीक है, ये न्यू डिसीज़ जो भी डिस्कवर्ड हो रही है हर साल, एडेड टू द डेटाबेस, इस डेटाबेस में ऐड किया जा रहा है, सच एस ऑर्फनेट डेटाबेस में ऐड किया जा रहा है, जो कि कौन मेंटेन करता है? यूरोपियन यूनियन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया कि ऑर्फनेट डेटाबेस कौन मेंटेन करता है? यूरोपियन यूनियन मेंटेन करते हैं, जो कि फ्रीली एसेसिबल होती है सबको। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेयर डिसीज़। नाउ कम टू की प्रोविजंस ऑफ द बिल। तो पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स जो है, आपको पता होगा कि आपने 3 लिस्ट होती है, उसमें से स्टेट लिस्ट में जो है पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू NPRD, ठीक है, क्या करेगी? एनकरेज करेगी, सपोर्ट करेगी स्टेट्स को कि आप जो है जो भी डिसीजेस है, रेयर डिसीज़ है, उनका स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन कर सके। तो मेजर प्रोविजंस है पॉलिसीज़ के कि हमको ऑब्वियसली इंसिडेंस और प्रेवलेंस लेवल जो है रेयर डिसीज़ का उसको लोअर करना है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है रेयर डिसीज़ के, जो भी रेयर डिसीज़ के पेशेंट्स हैं उनको, और फोकस करना है हमारे इंडिजीनियस रिसर्च पे, ताकि हम बहुत सारी प्रोडक्शन कर सकें मेडिसिन का। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ रेयर डिसीज़ इन 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में रेयर डिसीज़ का ग्रुप वो कैटेगराइज किया गया है। तो ग्रुप 1 में आते हैं वो डिसऑर्डर्स जो वन टाइम क्यूरेटेबल ट्रीटमेंट है, मतलब एक बार आप दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो ग्रुप 1 में वो आती हैं। ग्रुप 2 में आती हैं जिनके लिए लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए, जो हमेशा आपका ट्रीटमेंट चलेगा। और ग्रुप 3 में वो डिसीज़ आती है जिनका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, बट चैलेंजेस ये होता है कि कैसे पेशेंट का सिलेक्शन किया जाए बेनिफिट के लिए, क्योंकि उनका हाई कॉस्ट होता है और लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है, तो इसलिए ये ग्रुप 3 में आती है। तो ठीक है, तो 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ट्रीटमेंट के लिए कैसे दिया जाएगा? असिस्टेंस दिया जाएगा ₹20 लाख। तो इसको याद कर लीजिए, ₹20 लाख प्रोवाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी, जो भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं रेयर डिसीज से अंडर ग्रुप 1। जो ग्रुप 1 में आते हैं उनके लिए 20 लाख जो है वो प्रोवाइड करेगी अंडर द अम्ब्रेला स्कीम राष्ट्रीय आरोग्य निधि। ठीक है, याद कर लीजिए, 20 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वन टाइम असेसमेंट फॉर पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं रेयर डिसीज से ग्रुप 1 में। ठीक है, फिर राष्ट्रीय आरोग्य निधि आपको पता होगा, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस
प्रोवाइड करती है उन पेशेंट्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं और जो भी मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि हो गई। पर बेनिफिशरीज जो है इसमें जो है जो इस पॉलिसी के अंदर अगर बात की जाए तो इनको जो है बेनिफिशरी को वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है बीपीएल फैमिलीज़ को, वो अदर भी पॉपुलेशन को देंगे, एक्सटेंडेड टू 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मतलब एलिजिबल है, ठीक है। और ये सिर्फ ट्रीटमेंट कहाँ पे दिया जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिया जाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो अगर कोई क्वेश्चन है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिया जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिया जाएगा। और अब जो डिसीज़ लिस्टेड थी ग्रुप 2 में उनको क्या किया जाएगा, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पेशेंट्स को सपोर्ट करेगी जो भी रेयर डिसीज जिनको है, और उनको स्पेशल डाइट और हार्मोनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेगी एट लो कॉस्ट रुपीज़ में, ठीक है। तो ग्रुप 1 के लिए ऑब्वियसली राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख प्रोवाइड करेगी, और फॉर डिसीज़ 2 के लिए जो ग्रुप 2 में आती है डिसीज़ उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी पेशेंट्स को, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट फंडिंग मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो प्रोविज़न है वॉलेंट्री क्राउड फंडिंग करना है हमको ट्रीटमेंट के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म सेटअप करना है फॉर वॉलेंट्री इंडिविजुअल जो कॉर्पोरेट डोनर्स हैं उनके लिए कि वो ग्रुप 3 पेशेंट्स को जो है फंडिंग प्रोवाइड कर सके। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या निदान केंद्र सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो सर्टिफाइड किया जाएगा एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और उनको प्रोवाइड किया जाएगा 1 टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 5 करोड़ तक उनको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, ठीक है। निदान केंद्र जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सेटअप किया जाएगा, और यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर उम्मीद प्रोजेक्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे क्या, स्क्रीनिंग, जेनेटिक टेस्टिंग और काउंसलिंग फॉर रेयर डिसीज, ठीक है। तो डीबीटी आपको याद करना पड़ेगा। निदान केंद्र जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, एंड उम्मीद जो प्रोजेक्ट है वो स्क्रीनिंग, जेनेटिक टेस्टिंग और काउंसलिंग रेयर डिसीज के लिए है, ठीक है। करेंटली निदान केंद्र जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को भी फॉर स्क्रीनिंग देयर रेयर डिसीज़। फिर आते हैं क्रिएशन ऑफ डेटाबेस ऑन रेयर डिसीज़। तो नेशनल एक हॉस्पिटल रजिस्ट्री बनानी है रेयर डिसीज़ के लिए, जो कि कौन क्रिएट करेगा, ICMR क्रिएट करेंगी, और जो एडिक्वेट डेटा प्रोवाइड करेंगी इन सब डिसीज़ के बारे में। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इंटीग्रेटेड रिसर्च पाइपलाइन एस्टेब्लिश किया जाएगा टू स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, और इन सब के लिए बायोसिमिलर्स इन सब के लिए स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स टू सम रेयर डिसीज़ क्या क्या होती है। तो थैलेसीमिया होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गई, एटाक्सिया हो गई, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन, एक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड स्वीट सिंड्रोम, एंड पेडियाट्रिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो दीज आर सम रेयर डिसीज। आई होप आप नाम एक बार याद कर लीजिए कि कौन कौन सी रेयर डिसीज़ होती है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी रेयर डिसीज़ है। तो सो यू शुड मस्ट नो दिस, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉलिसी एंड दिस इज़ कॉल्ड रेयर डिसीज़ एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इट। आई हैव क्लियर दैट। यहाँ पे जो कुछ स्निपेट है, तो फर्स्ट रेयर डिसीज़ डे जो है सेलिब्रेट किया गया था 2008 में 29 फैब को एज अ रेयर डेट दैट हैपन्स ओनली वंस एवरी 4 years, ठीक है। एक साल में 29 डेज ऑब्वियसली 4 साल में एक बार होता है, तो इसलिए वहाँ का फर्स्ट रेयर डिसीज़ वो रेयर डिसीज़ डे कब मनाया जाता है, 29 फैब को मनाया जाता है। एवर सिंस देन रेयर डिसीज़ डे हैज़ टेकन प्लेस ऑन लास्ट डे ऑफ द February, अ मंथ नोन फॉर रेयर नंबर ऑफ डेज, ठीक है। द थीम जो है रेयर डिसीज़ डे का 2021 का जो रेयर डिसीज़ डे था उसके लिए थीम क्या है, रेयर इज़ मैनी, रेयर इज़ स्ट्रॉन्ग एंड रेयर इज़ प्राउड, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड रेयर डिसीज़ डे। नाउ लेट्स कम टू मलेरिया। आई होप आपको पता होगा मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा, पिछली बार भी न्यूज़ में था, पिछली बार जो PT 365 आई थी उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो एक बार आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, बट यहाँ पे जो न्यूज़ है उसको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उनके पार्टनर से अभी ऑर्गेनाइज किया है रीचिंग जीरो फोरम ऑन मलेरिया, उसको एलिमिनेट करने के लिए ऑन वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, ठीक है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। तो मोर ऑन न्यूज़, इस ईयर का थीम जो है वो रीचिंग जीरो और मलेरिया टारगेट। ऑन द ओकेजन जो है WHO ने E2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जो कि 25 कंट्रीज तक ही जो भी 25 कंट्रीज WHO ने आइडेंटिफाई की है कि उनको जो है मलेरिया से फ्री करना है विद इन 5 ईयर टाइमलाइन, ठीक है। ये कंट्रीज जो है स्पेशलाइज सपोर्ट मिलेगा, टेक्निकल गाइडेंस मिलेगा फ्रॉम द WHO टू वर्क फॉर जीरो मलेरिया, ठीक है। फिर E2020 इनिशिएटिव जो है उसमें भी 2020 टाइमलाइन है, जहाँ पे 21 कंट्रीज जो है उनको जीरो मलेरिया लाना है केसेस। अब
पढ़ते हैं मलेरिया, तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? WHO रिलीज करती है, ठीक है। लार्जेस्ट यहाँ पे कुछ डेटा देख लेते हैं। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ मलेरिया केसेस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन से आते हैं। 1.57 लाख कन्फर्म मलेरिया केसेस हैं 2020 में। 84.5% रिडक्शन हुआ है मलेरिया केसेस में एंड 83.6% रिडक्शन हुआ है डेथ में इन 2020 कंपेयर टू 2015। रिप्रेजेंट 3% ऑफ द ग्लोबल मलेरिया बर्डन, ठीक है। 3% ऑफ द ग्लोबल मलेरिया बर्डन जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू मलेरिया। मलेरिया होता क्या है? मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। ये किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। याद कर लीजिए, पैरासाइट से कॉज होती है। मलेरिया किससे होता है? पैरासाइट से, ना ही वायरस ना ही बैक्टीरिया से। मलेरिया जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, वो पैरासाइट कॉज करता है, जो कि पीपल को ट्रांसमिट होता है थ्रू इन्फेक्टेड जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज होते हैं उनसे जो है पीपल्स को पीपल में होता है। ये प्रिवेंटेबल भी होती है और क्यूरेबल भी होती है। तो याद कर लीजिए, प्रिवेंटेबल भी होती है और क्यूरेबल भी होती है, ठीक है। तो आउट ऑफ 5 मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स पोज एंड जो है ये ग्रेटेस्ट थ्रेट पोज करती हैं, ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया है इंडिया ने? तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था 2003-2004 में। ये क्या है? अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जिसके अंदर 6 वेक्टर बॉर्न जो डिसीज हैं उनका प्रिवेंशन करना है और उनको कंट्रोल करना है। 6 वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन कौन सी है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड काला अजर और लिम्फेटिक फिलेरिसिस, ठीक है। तो दीज आर द 6 डिसीज जो इसके अंदर आती हैं। फिर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 to 2030 जो कि लॉन्च किया गया था इन लाइन विद WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016-30। गोल क्या है इसका? मलेरिया को एलिमिनेट करना है 2030 तक। मलेरिया फ्री स्टेटस बनाना है इन एरियाज जहाँ पे मलेरिया ट्रांसमिशन जो है बहुत जल्दी हो रहा है, और री इंट्रोडक्शन करना है, प्रिवेंट करना है री इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया, ठीक है। फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 to 2022 वो लॉन्च किसके बेस पे हुआ था? नेशनल फ्रेमवर्क ऑन मलेरिया एलिमिनेशन के फ्रेमवर्क पे लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या है? यूनिवर्सल कवरेज करना है कि हम कितना केस डिटेक्ट कर रहे हैं और उनको ट्रीट कर रहे हैं, सर्विलेंस स्ट्रेंथन करना है और वेक्टर कंट्रोल करना है, ठीक है। फिर WHO ने हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी किसकी है? WHO की है। उन्होंने ये इनिशिएट की गई थी 4 हाई एंडेमिक स्टेट में। हाई एंडेमिक स्टेट कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इन जुलाई 2019। तो हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी जो है वो WHO की है। वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कि कोई भी इस डिसीज से मरना नहीं चाहिए, जो कि प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेटेड भी है, ठीक है, डायग्नोज भी की जा सकती है। तो इस डिसीज से कोई भी खत्म ना हो, इसलिए ये लॉन्च किया गया। नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी ऑफ WHO फॉर मलेरिया जो 2016-30 की WHO की है। उनके टारगेट्स क्या हैं? मलेरिया को आपको रिड्यूस करना है, उनका केस जो इंसिडेंस है वो 90% तक रिड्यूस करना है बाय 2030। फिर मोर्टेलिटी रेट्स जो है मलेरिया की उसको भी रिड्यूस करना है 90% बाय 2030। मलेरिया को रिड्यूस करना है एटलीस्ट 35 कंट्रीज़ में बाय 2030 और प्रिवेंट करना है कि उनका फिर से रिसर्जेंस ना हो, जो भी मलेरिया फ्री स्टेट्स कंट्रीज़ हो गई हैं वहाँ पे फिर से ना हो, ठीक है। नाउ कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो एल सेल्वाडोर जो है उनको अभी सर्टिफाई कर दिया गया है WHO ने मलेरिया फ्री। सर्टिफिकेशन जो है मलेरिया एलिमिनेशन का कौन ग्रांट करते हैं? WHO ग्रांट करते हैं। जब वो देखते हैं कि 3 साल तक 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक किसी भी कोई भी मलेरिया केसेस नहीं आए हैं किसी भी कंट्री में, तो वो कौन सर्टिफाई करता है? WHO सर्टिफाई करते हैं। टोटल 38 कंट्रीज एंड टेरिटरीज जो है उन्होंने रीच कर लिया है अपना माइलस्टोन। एल सेल्वाडोर जो है वो फर्स्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की और थर्ड है पूरे अमेरिका में अगर बात की जाए पैराग्वे और अर्जेंटीना के बाद, जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन मिला है WHO से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटेड न्यूज़, दिस इज कॉल्ड मलेरिया एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजी जो वर्ल्ड मलेरिया डे में 24 अप्रैल को दिया है। तो ये दिस इज कॉल्ड मलेरिया, ठीक है। नाउ कम टू रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ जूनोसिस इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपको पता होगा जूनोसिस डिसीज, जूनोटिक डिसीज कौन सी होती हैं, ठीक है, उन सब के कारण। तो गाइडलाइन इशू किया गया है कि हमको जो है जूनोटिक जो पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं थ्रू फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल मीट प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें कारण फूड के चेन में आ जाती है, जिसके कारण ह्यूमन को भी इफेक्ट करती है। तो WHO ने अभी गाइडलाइन इशू किए हैं फॉर दिस। WHO कौन कौन सी एजेंसी ने मिलकर? WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ
एनिमल हेल्थ एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये इशू किया है, ठीक है। तो जूनोसिस होता क्या है, अकॉर्डिंग टू अगर WHO की बात की जाए तो जूनोसिस वो इन्फेक्शियस डिसीज होती है जो नॉन ह्यूमन से ह्यूमंस में जाती है, नॉन ह्यूमन एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है, तो दैट इज कॉल्ड जूनोसिस। जूनोटिक पैथोजन जो होते हैं वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और फंगल भी हो सकते हैं। ये स्प्रेड होते हैं ह्यूमन में अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं विथ फूड, थ्रू फूड, वाटर एनवायरमेंट। जूनोसिस जो है वो डिस्ट्रप्शन करता है हमारे प्रोडक्शन साइकिल को, और ट्रेड जो है एनिमल प्रोडक्ट को उसको भी डिस्ट्रप्शन करता है। जो भी फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्वियसली किसी फूड को ले रहे हैं, अगर उसमें हमको डिसीज़ हो रही है कोई ना कोई, तो हम उस फूड को खाना कम कर देंगे, तो उसके लिए ट्रेड भी हमारा इफेक्ट होता है। कॉजेज ऑफ जूनोसिस क्या है, क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली, डिफॉरेस्टेशन, एनिमल एडाप्टेशन, माइग्रेशन वेक्टर, लैक ऑफ हाइजीन, एनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस, पैथोजन म्यूटेशन, ठीक है। तो दीज आर द सम कॉजेज ऑफ जूनोसिस। नाउ लेट्स कम टू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्या है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 182 कंट्रीज होती हैं। इंडिया जो है इसका मेंबर है, जिसको ये मैंडेट दिया गया है कि एनिमल के हेल्थ के साथ साथ आप एनिमल का हेल्थ को इम्प्रूव करना है और वेलफेयर करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो है वर्क करती है कि ट्रांसपेरेंसी हम कैसे अचीव कर सकते हैं। इट वर्क्स टू अचीव द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ग्लोबल हेल्थ एनिमल हेल्थ सिचुएशन, ठीक है। और हमको अपडेट करना है डिसीज़ का प्रिवेंशन और पब्लिश करना है डिसीज़ का प्रिवेंशन, और सैनिटरी सेफ्टी जो है उसको भी हमको एनहांस करना है, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ये इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन एट रिस्क अगर बात की जाए तो वाइल्ड एनिमल्स, मीट सेलर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स हो गए, पीपल लिविंग एडजेसेंट टू वाइल्डनेस एरियाज, तो ये सब ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं जूनोटिक डिसीज़ की, जापानीज एंसेफेलाइटिस, कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज, नीपा वायरस, इबोला वायरस, मिडिल ईस्ट ट्रांसपेरेंट्री सिंड्रोम, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ जूनोटिक डिसीज, ठीक है। नाउ कम टू की गाइडलाइंस ऑफ WHO, इंक्लूड्स सस्पेंशन ऑफ ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, ऑब्वियसली हमको वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड को सस्पेंड करना चाहिए, रेगुलेटरी बेसिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करनी चाहिए, स्ट्रेंथ करना चाहिए एनिमल हेल्थ सर्विलेंस, और फूड सेफ्टी कैंपेन्स वगैरह लॉन्च करने चाहिए। अब मेजर्स कौन कौन से लिए हैं कंट्रोल करने के लिए जूनोटिक डिसीज को, तो वन हेल्थ अप्रोच आपको पता होगा, आई होप। वन हेल्थ अप्रोच जो है वो इससे रिलेटेड है कि एनिमल्स की वन हेल्थ अप्रोच जो है वो WHO का प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि ह्यूमन की वेलबींग के साथ एनिमल्स और एनवायरनमेंट का जो हेल्थ है उसको भी कनेक्ट करना, तो उसको वन हेल्थ अप्रोच बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वन हेल्थ कॉन्स्टिट्यूट किया है, बनाया है, जो कि इन एरियाज को देखेगी। फिर आते हैं इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ये क्या करेगी, डिसीज सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है। डिसेंट्रलाइज स्टेट वेट सर्विलेंस सिस्टम को इस्टेब्लिश करके कि आप कैसे एपिडेमिक जो हो रहा है हमारा, जो भी हमारी डिसीज़ है उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली। फिर आते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। It carries out surveillance for antimicrobial usage, strengthen infection control practices, promote rational use of antimicrobial through antimicrobial stewardship activities. फिर आते हैं intersectoral coordination for prevention and control of zoonotic disease। ये क्या करेगा, intersectoral coordination बनाएगा between जो ministries हैं, हमारे veterinary hospitals हैं, वाइल्ड लाइफ सेक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के एक साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और प्रिवेंट करेंगे जूनोटिक डिसीज़ को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जूनोटिक डिजीज। नाउ कम टू इंटीग्रेटिव हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट जो है, प्रिवेंशन, इंटरवेंशन एंड रिकवरी। तो वॉश जो इनिशिएटिव है वो वन हेल्थ के अंदर ही आती है, एनर्जी, इकोसिस्टम सर्विसेज, अर्बनाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, तो दीज आर द सम वन हेल्थ के अंदर हम सस्टेनेबिलिटी जो चीज़ें अपना सकते हैं, तो ये सब हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड जूनोटिक डिसीज़। नाउ लेट्स कम टू मेडिकल ऑक्सीजन। एज़ यू नो, कोरोना वायरस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिसके कारण जो है ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो मेडिकल ऑक्सीजन जो है इसलिए न्यूज़ में है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज फेस कर रहा है मेडिकल ऑक्सीजन का एट सेवरल लोकेशन बिकॉज ऑफ COVID-19, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, ठीक है।
ऑक्सीजन सिलेंडर वो होता है जिसमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भी उनको बोलते हैं, और मेडिकल एयर सिलेंडर्स भी बोलते हैं। वो रिफिलेबल कंटेनर्स होते हैं जो रिफ़िल किए जा सकते हैं, अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो उनको फिर से रिफ़िल किया जा सकता है। उनमें जो है ऑक्सीजन और मेडिकल गैसेस रहती हैं जो कि हाई प्रेशर पे रखी जाती हैं और लिक्विड स्टेट में वो नहीं होती, ठीक है। उनमें एक वॉल्व लगा होता है और एक प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है, जिसके कारण वो वॉल्व खोलेंगे और उसके बाद प्रेशर रेगुलेटर, तो वो जाके हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। सिलेंडर्स जो हैं वो स्टील, एल्यूमिनियम, एलॉय, कार्बन फाइबर और अदर कंपोजिट मटेरियल से बने होते हैं और बहुत सारे स्टैंडर्ड साइज के अवेलेबल भी होते हैं। दे कंटेन वो हाई प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन करते हैं। मैंने मतलब आई थिंक 90% समथिंग ऑक्सीजन ही रहता है उसमें, एंड कोई भी अदर टाइप्स का गैसेज अलाउड नहीं है सिलेंडर में कि कंटामिनेशन ना हो पाए, ठीक है, पर्सन को, ह्यूमन को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, ठीक है, तो ह्यूमन को ज़्यादा नुकसान न कर दे, इसलिए जो है अदर जो गैसेस है हमारी वो अलाउड नहीं है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। सिर्फ हाई प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज मेडिकल ऑक्सीजन। अबाउट मेडिकल ऑक्सीजन, तो टर्म मेडिकल ऑक्सीजन जो है मीन्स हाई प्योरिटी ऑक्सीजन, जिन्हें बोलते हैं हाई प्योरिटी ऑक्सीजन। ये हॉस्पिटल्स यूज़ करते हैं, हमारे क्लिनिक्स यूज़ करते हैं जो बहुत सारी इलनेस है उनको ट्रीट करने के लिए, जो कि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है पर्सन का डाउन कर देते हैं, गिरा देते हैं। इट जनरली इसमें क्या क्या होता है, 90% ऑक्सीजन होता है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मिनिमम 90% ऑक्सीजन होता है, 5% नाइट्रोजन होता है एंड 5% आर्गन होता है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है और सेवरल वेज में हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला है लिक्विफाइंग एयर थ्रू प्रोसेस कॉल्ड क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, ठीक है। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन से भी हम उस मेडिकल ऑक्सीजन को ले सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन जो है, जो कि 99.5% प्योरिटी होती है, वो मैन्युफैक्चर किया जाता है लार्ज प्लांट्स में क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक को यूज़ करके ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो भी तो कि वो एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको कंप्रेस कर सके और फीड कर सके डिस्टिलेशन कॉलम में और लिक्विड ऑक्सीजन को पा सके, ठीक है। सी इन्फोग्राफिक, हाउ इज ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर। तो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो मिक्सचर है 78% नाइट्रोजन का, 21% ऑक्सीजन का और अदर गैसेस का, ठीक है। तो गैस प्लांट्स जो हैं वो सक करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर जो है, कंप्रेसर में सक करते हैं। कंप्रेसर जो है वो एयर को कंप्रेस करता है, रिमूव करता है डस्ट और अदर पार्टिकल्स को। प्यूरिफाइड एयर को फिर कूल किया जाता है -10 to -15 डिग्री सेल्सियस में। फिर गैस और अदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनको रिमूव किया जाता है इन अ बर्निंग प्रोसेस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है उसको कूल किया जाता है -165 डिग्री सेल्सियस पे। एट -165 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन जो है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर लिक्विड ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक वेजल्स में कलेक्ट किया जाता है और टैंक में, या फिर टैंक में आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन जो है उसको सेपरेट किया जाता है टैंक में, ठीक है, और उसको कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द प्लांट। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विफाइड एयर, कैसे हम बनाते हैं फ्रॉम क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। फिर दूसरा आता है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकली पावर्ड मेडिकल डिवाइस है जो ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करने के लिए फ्रॉम एम्बियंट जो भी एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उससे हम कैसे ऑक्सीजन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये मेथड है। ये डिवाइस जो है वो सराउंडिंग एयर्स में होता है, उसको फिल्टर करता है थ्रू अ नाइट्रोजन ऑब्जर्विंग जियोलाइट मेम्ब्रेन, जो कि नाइट्रोजन को रिलीज करता है फिर से एयर में और ऑक्सीजन को रिमेनिंग ऑक्सीजन को साथ जो है वर्क करता है। फिर कंसनट्रेटर्स जो है वो अटैच होता है मल्टीपल ट्यूब्स के साथ टू सर्व 2 पेशेंट एट अ सेम टाइम, ठीक है। 2 पेशेंट को एक टाइम पे ही सर्व करता है, बट एक्सपर्ट डोंट रिकमेंड इट बिकॉज इसके क्रॉस इन्फेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स जो होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को वर्क करते हैं जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर और ऑक्सीजन को कंसनट्रेट करते हैं कि हॉस्पिटल्स में वो सप्लाई कर सके। वो हेल्प करते हैं हॉस्पिटल्स को कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके इन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन और रिड्यूस करते हैं बर्डन ऑफ नेशनल ग्रिड फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। ये जो है ऑपरेट होते हैं नियर एम्बिएंट टेम्परेचर पे और यूज़ स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, लाइक जियोलाइट्स हो गए, एक्टिवेटेड कार्बन हो गए, मॉलिकुलर सीव्स हो गए, टू ट्रैप ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर। ऑक्सीजन जो है रिमेन रहता है 92 to 95% प्योर कंप्रेस्ड रहता है एंड फेड इनटू द ऑक्सीजन पाइपलाइन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, दीज
आर द थ्री वेसेज, जैसे हम ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन को कंसनट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो होते हैं उनमें कम प्योरिटी होती है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऑपरेशनल लाइफ स्पैन जो होता है वो कंटिन्यूस रिफिलिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑब्वियसली हम बार बार रिफिल कर सकते हैं, पर ये जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स होते हैं वो कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए होते हैं, मतलब कर सकते हो आप, कंटिन्यूसली उसको यूज़ कर सकते हो। उनके लिए सिर्फ पावर सोर्स की ज़रूरत होती है कि आप एम्बिएंट एयर ड्रॉ करें, उसके बाद वो ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिर सुइटेबिलिटी फॉर कोविड-19 पेशेंट, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है सुइटेबल है कोविड-19 पेशेंट के लिए, और ये भी ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर्स भी होते हैं वो गुड इनफ होते हैं फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड-19, जिनमें ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 85% और अबव होता है उनके लिए, ठीक है। फिर रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई लो मॉडरेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे हाई होता है। पोर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स होते हैं वो पोर्टेबल और लाइट वेट होते हैं, बट जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं वो बहुत बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कोई टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं रिक्वायर है फॉर स्टोरिंग ऑक्सीजन, पर यहाँ पे क्रायोजेनिक टैंकर्स की ज़रूरत है फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ LMO, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, मोर एक्सपेंसिव होते हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है सिलेंडर से, बट लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, बट ये जो है और सिलेंडर्स जो है वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं और रिफिलिंग भी हो सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स। नाउ कम टू इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। तो रिसेंटली ग्लोबल एजेंसीज WHO, यूनिसेफ हो गए और गावी हो गए, उन्होंने अदर्स ने लॉन्च किया है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2020-30 ड्यूरिंग वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ठीक है। तो टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030, हमको 50 मिलियन वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस को अवॉइड करना है, अचीव करना है 90% कवरेज ऑफ एसेंशियल वैक्सीन गिवन टू चाइल्डहुड एडोलेसेंस, नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन जो है रिड्यूस करने 50%। जीरो डोज चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जिनको अभी तक वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कवर्ड नहीं है वो, ठीक है। कंप्लीट 500 नेशनल्स और सब नेशनल्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू और अंडर यूटिलाइज वैक्सीन, दिस इंक्लूड वैक्सीन फॉर कोविड-19, रोटा वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो दिस नाउ कम टू इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, ठीक है। ये क्या है, ग्लोबल विजन सेट करेगा, स्ट्रैटेजी सेट करेगा फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन फॉर डिकेड 2030। इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 इनका जो एम क्या है, अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन एवरीवेयर एट एवरी एज फुल बेनिफिट्स फ्रॉम वैक्सीन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ऑब्वियसली हर एज को, हर लोगों को, हर जगह वैक्सीन अवेलेबल हो उनके गुड हेल्थ और वेलबींग के लिए। ये बेस्ड किस पे है, ऑन द लर्निंग ऑफ ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान, और इसका एम क्या है कि हमको अनमेट टारगेट जो है गावी के, उनको जो है प्रमोट करना है। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के जो अनमेट टारगेट्स हैं उनको एड्रेस करना है। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान जो है 2011-2020 जो है वो डेवलप किया गया था कि हमको एम्बिशंस रियलाइज करने हैं अपने वैक्सीन से रिलेटेड, कि वो हर इंडिविजुअल्स को, हर कम्युनिटीज़ को मिल सके, जो कि ताकि वो इंजॉय कर सके अपनी लाइफ फ्रॉम वैक्सीन फ्री, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज से, ठीक है। नाउ कम टू वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंडिया ने डिजिटली पार्टिसिपेट किया है इसमें, जो कि होस्ट किसने किया था, अबू धाबी ने होस्ट किया था, UAE के प्रोग्राम के अंदर, UAE ने होस्ट किया था, ठीक है। समिट जो है ऑर्गेनाइज किसके अंदर हुआ है, होप कंसोर्टियम ऑफ UAE, ठीक है। होप कंसोर्टियम किसका है, UAE का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अभी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक्स समिट को प्रमोट किया गया है, जिसमें कोलैबोरेशन बढ़ाना है कि वर्ल्ड कोविड-19 को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। होप कंसोर्टियम क्या है, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप UAE का प्रोग्राम है, नवंबर 2020 में बनाया गया। इसका एम क्या है कि कंप्लीट सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, कि हम वैक्सीन ट्रांसपोर्ट और उनका डिमांड, उनका डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे एनहांस कर सकते हैं और वैक्सीन अवेलेबिलिटी को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो अबू धाबी पोर्ट्स जो है हैज़ द मिडिल ईस्ट लार्जेस्ट कैपेसिटीज़ है कोल्ड चेन और अल्ट्रा कोल्ड चेन स्टोरेज की, और UAE जो है वो लेवरेज करेगी अपनी कैपेबिलिटीज़ थ्रू एन इनोवेशन इन दिस, और सप्लाई चेन बढ़ेगी ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। तो
इंडिया ने रिसेंटली अभी पार्टिसिपेट किया है इसमें। नाउ लेट्स कम टू इंटेंसिफाइड मिशन और इंद्रधनुष। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो आई होप आपको इंद्रधनुष मिशन पता होगा, जिसके अंदर 12 डिसीज़ आती हैं। तो उसमें तो अबाउट इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की अगर बात की जाए तो 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। किसके लिए कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे उनको री एनर्जाइज करना, उनको स्ट्रेंथन करना और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को रिसीव करना, अचीव करना हर चिल्ड्रन और हर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एट अ रैपिड पेस। ठीक है, एम क्या है इसका? फोकस करेगा स्पेशल ड्राइव पे, इम्प्रूव करेगा इम्यूनाइजेशन कवरेज बहुत कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में और सिटीज़ में, और फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेगा मोर देन 90%। ठीक है, दिसंबर 2018 में। फिर एनहांस पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट को एनहांस करेगा। ठीक है, की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को सारे चिल्ड्रन के पास पहुंचना चाहिए, और इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन्स है वो सारी ड्यू फॉर द एजेस एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन, और वैक्सीन जो है वो विल बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज। ठीक है, ये जो है हमको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है वो हमको गेन प्रोवाइड करेगा थ्रू रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। फिर आते हैं इन 2017 इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था कि इंटेंसिफाई करना है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 जो है वो इसलिए लॉन्च किया है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज टारगेट को अचीव करने के लिए इन 272 डिस्ट्रिक्ट एंड 22 स्टेट इन उत्तर प्रदेश जो ब्लॉक लेवल पे है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। फोकस ऑफ IMI 3.0 का है, जो वो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के होगा जो वैक्सीन्स के डोजेस को मिस कर चुके हैं कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, उनके लिए अवेलेबल होगा। ये क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल लेवल पे, रेगुलर इंटरवल्स पे मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, और फर्दर ये रिव्यू कौन करेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी रिव्यू करेंगे एट नेशनल लेवल, और मॉनिटर किया जाएगा स्पेशल इनिशिएटिव बाई प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति जो है स्कीम है उसके अंदर ये मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। नाउ कम टू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इंडिया का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में एज एक्सपेंडेबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। बाय किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये प्रोग्राम जो है वो मॉडिफाइड कैसे हुआ? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बना, जो कि इंप्लीमेंट हुआ फेज्ड मैनर में इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट 1989 to 90। ठीक है, इसके अंदर 12 डिसीज, प्रिवेंटेबल डिसीज कवर होती, पहले 9 थी, उसके बाद 3 अलग से जोड़ी गई। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कौन कौन सी 12 डिसीज आती हैं। डायप्थेरिया, पेर्टोसिस, टिटनेस, पोलियो, मियासिस, रूबेला, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मैग्नेटाइटिस एंड निमोनिया, फिर रोटावायरस डायरिया, फिर निमोनिकल निमोनिया एंड जैपनीज एंसेफेलाइटिस जो है अभी इसको उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का टारगेट क्या है कि हमको 2.7 करोड़ न्यूबॉर्न्स ईच ईयर है उनको वैक्सीनेट करना है विथ ऑल प्राइमरी डोजेस, और एडिशनल 10 करोड़ जो चिल्ड्रन है 1 से 5 साल के बीच में उनको भी बूस्टर डोजेस देने हैं। ठीक है, 2 मेजर माइलस्टोन जो है UIP के एलिमिनेट करना है, हम अचीव किया है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हमने पोलियो को एलिमिनेट कर दिया है 2014 में, एंड मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस जो है उसको भी एलिमिनेट कर दिया है 2015 में। Despite being operational for many years, UIP जो है has been fully immunized only 65% of children। ठीक है, उन्हीं बस को इम्यूनाइज किया है। तो दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नाउ कम टू इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये क्या है? एक वेब बेस्ड नियर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि स्टेट ऑफ आर्ट सिंगल ऑर्गेनाइज पिक्चर परफॉर्म करेगा जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ। सारा जो डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स है, सारी चीज़ें वो एक डेटा में प्रोवाइड करेगा। ये जो है नेक्स्ट जनरेशन हाईली रिफाइंड वर्जन है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम का। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑनलाइन डेटा डिसीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म है जो कि किसके साथ सिंक किया गया है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ सिंक किया गया है। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है जिसका एम क्या है कि हमको गैप रिड्यूस करना बिटवीन द स्टेक होल्डर, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सिटीजन्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उन लोगों के बीच में। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम क्या है? ये लॉन्च हुआ था 2004 में वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के उसमें। ये डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी और को स्ट्रेंथन करेगा, मेंटेन करेगा, IT डिवाइसेस, IT चीज़ें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल चीज़ें यूज़ करेगा डिसीज सर्विलेंस के लिए। ठीक है, तो दिस कॉल्ड दिस। ऑब्जेक्टिव ऑफ IHIP का क्या है? इंटीग्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, और पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज बनानी है। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा? ये हमको एड करेगा और
और एविडेंस एनेबल एविडेंस करेगा, बेटर पॉलिसीज। 33 डिसीज़ को टैकल करेगा, जो भी आउटब्रेक हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, और मेक इन इंडिया की स्टोरी को सक्सेस करेगा थ्रू आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ जाते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है? एक वायरल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है जो जनरली हमारे आइज़ को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, लीडिंग कॉज ऑफ जिसके कारण हम अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाती है वर्ल्ड वाइड। ये रिपीटेड इन्फेक्शन है आई का, जो कि किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया से कॉज होता है। तो ट्रैकोमा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, कैलामाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, ये क्या होता है? कैंटागुअस होता है। ये इस कॉन्टेक्ट से होता है, जिनकी आइज़ और आईलिड्स में अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल हैं, उनके आइज़ से अगर आप उनको देखोगे तो आपको भी हो जाएगा। WHO ने टारगेट किया है कि ग्लोबल एलिमिनेशन करना है आपको ट्रैकोमा का बाय 2030, और इंडिया जो है एलिमिनेट कर लिया है ट्रैकोमा 2017 में। तो याद रखिए, इंडिया ने एलिमिनेट कर लिया है ट्रैकोमा 2017 में। फिर आते हैं एनीमिया मुक्त भारत। ऑब्वियसली एनीमिया आपको पता होगा, जो जनरली विमेंस को, हमारे चिल्ड्रंस हैं उनको सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कब लॉन्च किया है? 2018 में लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस करना है एनीमिया प्रिवलेंस अमंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ये क्या है? इंटरवेंशन कैसे करेंगे? इसमें प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देंगे, डिवॉर्मिंग करेंगे, बिहेवियरल चार्ज चेंज कम्युनिकेशन प्रोग्राम एक्सेट्रा वगैरह यूज़ करेंगे। एनीमिया जो है वो कंडीशन है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो है, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो इनसफिशिएंट हो जाती है हमारे जो वेन्स हैं उनकी। तो आयरन डेफिशिएंसी के कारण ही हमको एनीमिया होता है। फिर आते हैं एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये क्या है? इसको एक चमकी बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, तो चमकी बुखार किसको बोलते हैं? एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को बोलते हैं, जो कि अभी बिहार में ऑनसेट हुआ है। ये कैरेक्टराइज बाय एक्यूट ऑनसेट फीवर होता है, क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, जहाँ पे मेंटल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन और कोमा वगैरह होता है। ये इंक्लूड करते हैं सेवरल डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स। ठीक है, केमिकल्स, टॉक्सिन्स। ये जो है पॉपुलेशन हमारी बिलो 15 ईयर्स जो है उनको ज़्यादा होता है। लोकली इनको चमकी बुखार बोला जाता है। तो ये जनरली समर्स में होता है, जब फ्लड अभी बिहार में जब फ्लड आया था तब उसके कारण हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं गुनिया इबोला आउटब्रेक। तो फर्स्ट टाइम जो ये डिसीज़ है वो रिपोर्ट हुई गई है कंट्री में सिंस द एंड ऑफ डिवास्टेटिंग वेस्ट अफ्रीका इबोला आउटब्रेक। इबोला वायरस डिसीज़ जो है वो वायरस से होती है, डेडली डिसीज़ है पीपल्स में, और नॉन ह्यूमन को भी होती है। ठीक है, ये वायरस जो है इबोला वायरस डिसीज़ जो है लोकेटेड जनरली सब सहारन अफ्रीका जो है वहाँ पे होते हैं। पीपल जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट अगर एनिमल के साथ है, इन्फेक्टेड एनिमल के साथ, तो उनको हो सकता है ये। फॉर एग्जांपल बैट और नॉन ह्यूमन पिरामिड। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्रूव किया है कि इबोला वैक्सीन अप्रूव कर दिया उन्होंने, RVSV ZEBOV। ठीक है, तो ये इन्होंने अप्रूव कर दिए फॉर प्रिवेंशन ऑफ इबोला वायरस डिसीज़। ठीक है, नाउ कम टू न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है सप्लाई, इसका पहला डोज सप्लाई स्टार्ट किया है। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो होते हैं ये एक्ट किसके अगेंस्ट करते हैं? जो न्यूमोनिया होता है, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होते हैं, उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आपको इलनेस हो रही है जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया, सेप्टिकेमिया और मैग्नेटाइटिस। ठीक है, तो सेप्टिकेमिया, मैग्नेटाइटिस और न्यूमोनिया हो रहा है तो आपको इन डिसीज़ को इस वैक्सीन को दिया जाएगा। कॉन्जुगेट वैक्सीन और जीन बेस्ड वैक्सीन क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, PT 365 जो पिछली बारी पढ़ाई थी उसमें जो है पहले ही मैंने पढ़ाया था, जब आपको आई थिंक मैंने शायद मैसेंजर वैक्सीन कुछ RNA वैक्सीन पढ़ाया था, तब मैंने पढ़ाया था, तो आप उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा। कॉन्जुगेट वैक्सीन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड्स कंपोज करते हैं। ठीक है, एंटीजन जो कि फ्यूज़ करते हैं कैरियर मॉलिक्यूल में, और ये एनहांस करते हैं हमारी स्टेबिलिटीज़ और इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन को। इन मोस्ट ऑफ द कॉन्जुगेट वैक्सीन अगर बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो डायप्थेरिया से अटैच रहते हैं और टेटनस टॉक्साइड प्रोटीन से। इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है इन प्रोटीन को बहुत ईजिली, और स्ट्रॉन्गर इम्यून जनरेट करता है अगेंस्ट द डिसीज़। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है फॉर न्यूमोकोकल कैन पोटेंशियली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स का डिपेंडेंस रिड्यूस करेगा, और इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो थोड़ा साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक और फजीनेस हो सकता है। तो दीज आर द सम साइड इफेक्ट ऑफ इट। नाउ कम टू कीटोप्रोफेन।
बांग्लादेश ने अभी बैन कर दिया ये कीटोप्रोफेन जो पेन किलर है। तो कीटोप्रोफेन क्या है, एक पेन किलर है जो कि वाइडली यूज़ की जाती है कैटल्स को ट्रीट करने के लिए। डाइक्लोफेनाक एंड कीटोप्रोफेन जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो कि प्राइमरी थ्रेट्स पोज करते हैं किनको, जो वल्चर स्पीशीज़ होती हैं साउथ एशिया की उनको, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटास्ट्रॉफिक 99% ऑफ डिक्लाइन जो वर्चुअल पॉपुलेशन इन्हीं की वजह से हो रही है। इन इंडिया डाइक्लोफेनिक ड्रग जो है वो बैन कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है डाइक्लोफेनिक ड्रग को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कीटोप्रोफेन। तो दिस इज द एंड ऑफ हेल्थ टॉपिक। नाउ कम टू डिफेंस। डिफेंस में कुछ 4 टॉपिक है, वो भी मैं इसी में खत्म कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है कल पढ़ाऊंगी। तो अर्जुन मेन बैटल टैंक जो है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने हैंड ओवर कर दिया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड अर्जुन मेन बैटल टैंक इंडियन आर्मी को दिया है। प्रोजेक्ट जो है वो डीआरडीओ ने इनिशिएट किया था 1972 में, और इसका विद द एम क्या था कि कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अर्जुन मेन बैटल टैंक जो है MK1A बोला जाता है। ये वेपन प्लेटफॉर्म है विद सुपीरियर फायर पावर, इसकी कैपेसिटी है, हाई मोबिलिटी, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन है और क्यू कंफर्ट है। ये जो है कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंटीग्रेटेड फाइबर कंट्रोल सिस्टम को यूज़ कर इसके अंदर है, ये भी है विथ स्टेबलाइजिंग साइटिंग जो कि ऑल लाइटिंग कंडीशंस पे वर्क करेगा। फिर आते हैं पाइथन 5। इंडिया ने इंडिजिनसली लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस आपको पता होगा, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप किया है। उन्होंने 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल जो है इसके अंदर ऐड की है। पाइथन 5 क्या है, सेकेंड एयर टू एयर मिसाइल है, इजरायली ओरिजिन है इसका, जो कि इंटीग्रेट किया गया है तेजस फाइटर के साथ। ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, याद कर लीजिए, इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, और फर्स्ट मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है AM डेयर बाई यूज़ करेगी, ठीक है। डेयर बाई क्या है, रडार गाइडेड वेपन है जो कि जिसका रेंज ओवर 50 किलोमीटर तक है। फिर हेलिना एंड ध्रुव तारा जो है वो अभी टेस्ट फायर्ड हुए हैं सक्सेसफुली। तो ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, आप याद कर लीजिए। हेलिना एंड ध्रुव वस्त्र क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी हर उसमें परफॉर्म करते हैं और डिफीट करते हैं बैटल टैंक्स जो कन्वेंशनल आर्म्स लिए हैं, ठीक है, उनको। ये डिज़ाइंड और इंडिजिनियसली डेवलप किसने किया है, DRDO ने डेवलप किया है। फिर नैनो स्निफर इंडिया ने अभी डेवलप किया है, वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, याद कर लीजिए, वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है नैनो स्निफर। वो यूज़ क्या कर रहा है, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम यूज़ कर रहा है जिसको हम नैनो स्निफर बोल रहे हैं। ये क्या करेगा, एक्यूरेटली डिटेक्ट करेगा जो भी हमारे मिलिट्री, कमर्शियल, होममेड एक्सप्लोसिव थ्रेट्स हैं उनको एक्यूरेटली डिटेक्ट करेगा, और ये डिटेक्शन ऑफ नैनोग्राम क्वांटिटी का प्रोवाइड करेगा ऑफ एक्सप्लोजिव एंड डिलीवर रिजल्ट्स को डिलीवर कितने में करेगा, सेकेंड्स में डिलीवर कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड डिफेंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी। थैंक यू सो मच।